हेलो दोस्तों, गुलाब एक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जितना पढ़े थे उसके आगे। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे वो न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है। पॉजिटिव चार्ज कितना कूलाम रहता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इसका रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये दोनों का सेम रहता है, वैसे इसका नेगेटिव रहेगा, इसका पॉजिटिव रहेगा, तो इसका कुछ रहेगा ही नहीं। इसका एक एब्सोल्यूट मास होता है। जैसे मेरा जो फिक्स मास, जो मेरा फिक्स वजन है, मान लीजिए कि 60 kg है, लेकिन एवरेज जो यदि देखा जाए गांव में सभी का जो एक एवरेज अगर वेट लेकर के बनाया जाए तो 40 तो सभी का होगा। उसी तरह से एब्सोल्यूट मास मेरा 60 है, तो उसमें माइनस अगर यदि करेंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना ना। अगर 80 ले लेते हैं, मेरा एब्सोल्यूट मास 80 है, और यदि पूरे गांव का देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, एक एवरेज मास जो ये हो जाएगा, ये एवरेज मास जो 40 kg है, और ये जो मेरा एब्सोल्यूट मास है वो मान लीजिए इतना है। तो इसका कितना गुना है? तो 2 गुना है ए का। इसको एक्स भी मान सकते हैं, वाई जेड जो भी मानना होगा। तो उसी तरह से एक एवरेज मास लेकर के बनाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये कार्बन का लिया गया था, क्योंकि कार्बन सब जगह पे रहता है, सभी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो इसका लिया गया था 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो इसी के साथ रिलेट किया गया था, ठीक है। तो इसका जो है, इसका सबसे मतलब कम रहता है 1.9 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका रहता है कितना? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का इतना रहता है 9.1, 1.9 सॉरी। इसका कितना रहेगा? इसका रहेगा 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका रहेगा कितना? न्यूट्रॉन का 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब एब्सोल्यूट मास से यदि हमको डिवाइड यदि इससे करेंगे, AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से, तो इसका आ जाएगा कितना? तो इसका आ जाएगा 0.005। इसका आ जाएगा हमारा कितना? तो 1.007। इसका आ जाएगा 1.008, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे ये दोनों एक दूसरे का, ठीक है। तो ये आपको जो है याद कर लेना होगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो हम लोग का जो मेन आज पढ़ना है टॉपिक्स वो है आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोटॉप्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, कैसे प्रोटॉन निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ये सब हम लोग को पहले जानना होगा। तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, एक चीज़ और समझना होगा, सोडियम कितना? 11 और 23। एक चीज़ और समझना होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या का बराबर होता है परमाणु क्रमांक। जैसे प्रोटॉन बीच में रहता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हम लोग को ये भी पता है कि पहले ही रदरफोर्ड ने बता दिया है कि परमाणु का अधिकतर भाग कैसा रहता है? खोखला रहता है। तो ज़्यादा भार किस पे रहेगा? प्रोटॉन पे रहेगा। प्रोटॉन पे ज़्यादा भार रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन पे जो भार रहता है, प्रोटॉन पे जो भार रहता है, वो प्रोटॉन के भार जो है, तो भार तो हमेशा ऊपर रहेगा, भार हमेशा ऊपर रहेगा। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन कितना हो जाएगा? पर प्रोटॉनों की संख्या, तो क्रमांक जो होता है, एक चीज़ याद रखना है कि क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, ये 11 जो है परमाणु क्रमांक है। इसको Z से दिखाते हैं और इसको A से दिखाते हैं, भार को, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पे यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक वही इक्वल रहता है, तो P कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से Z भी क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है। अभी A जो है, A क्या हो जाएगा? तो A हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। ए जो भार होता है वो 23। अब यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो यदि परमाणु भार जो है सो कितना है? तो Z इज इक्वल टू 11 है। परमाणु भार कितना है? परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। तो यहाँ जो प्रोटॉन है, हम लोग को पता है कि ज़्यादा भार कहाँ पे रहता है? तो न्यूक्लियस में ही रहता है, क्योंकि ज़्यादा भाग जो है इसका परमाणु का खोखला रहता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है। तो यदि
यदि A इज इक्वल टू यानी भार जो है 23 है, जिसमें से प्रोटॉन जो है 11 है, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 23 में से क्या हम लोग माइनस कर देंगे? Z माइनस कर देंगे 11, तो A माइनस Z हो जाता है इसका एक तरह से फार्मूला। तो हमारा निकल जाएगा कितना? 12 निकल जाएगा। न्यूट्रॉन कितना निकल गया? 12। और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कोई फिक्स नहीं रहता है, अभी तो इलेक्ट्रॉन 11 ही रहेगा। यही जो परमाणु क्रमांक है वही होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही रहती है। लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ऑर्बिट जब चेंज करता है दूसरे तत्व के साथ, यदि रिएक्शन कर लेता है, केमिकल बॉन्डिंग जब बनाता है तत्व एक दूसरे तत्व से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है सो आगे पीछे हो जाता है, जिसके कारण हम लोग इक्वल इसको नहीं बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक को हम लोग एक तो बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन भी जो है सो परमाणु क्रमांक ही है, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू जो है सो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते थे, लेकिन वो सेम नहीं रहेगा। यदि हम लोग यहाँ प्लस दे दे तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल यदि लेकर के बना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है 20 + 2 40 + 2, यही है। अभी देखिए इसको हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा 40, Z क्या हो जाएगा? तो Z हो जाएगा 20, ठीक है। P क्या हो जाएगा? तो P भी हो जाएगा 20। N निकालना है तो N क्या हो जाएगा? तो N हो जाएगा 20। क्यों होगा N? 40 में से 20 माइनस करते हैं। अभी जस्ट बताया मैंने कि A से माइनस हम लोग कर देते हैं Z। ये A कहलाता है, जो भार होता है वो A कहलाता है, और नीचे जो स्थान जो क्रमांक रहता है वो Z कहलाता है। तो इससे माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। अभी अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, दूसरे के साथ जा चुका है, दूसरे वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पहले से 20 था, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या अब यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग को देखना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? जिसको बोला जाता है समभारिक। यदि भार सेम रहेगा तो आइसोबार हो गया। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। जैसे आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40, तो ये जो भार दिख रहा है वो इक्वल है, तो ये समभारिक हो गया। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है? समस्थानिक स्थान से, जैसे C6 12 C14 6, ये दोनों इक्वल है, स्थान क्रमांक सेम है, तो इसलिए समस्थानिक हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया। आगे है आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन, जिसको बोला जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रॉन यदि सेम रहेगा तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जैसे एग्जांपल के साथ समझेंगे, Na+1 Mg+2 12। देखिए दोनों में जो इसमें एक गया है, इसमें 2 गया है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम क्या निकलेगा? इसका 10 निकलेगा, इसका 10, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम निकला, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। एक होता है आइसोटोन्स, इसको बोला जाता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में जो न्यूट्रॉन रहेगा वो सेम रहेगा। तो न्यूट्रॉन सेम रहने कैसे रहेगा? जैसे अभी देखिए, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Z माइनस A होता है। भार में से क्रमांक को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे भार कितना है? 31 में से 15 माइनस करेंगे 16। यहाँ भार है 62 में से, यानी कि Z में A में से Z माइनस कर देंगे, यानी कि 16 माइनस कर देंगे 16, तो ये हो गया सेम। तो न्यूट्रॉन यदि सेम रहेगा तो सब न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। बस ये छोटी सी बात थी जो कि समझ में नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो यदि भार सेम रहेगा तो वो समभारिक, स्थान क्रमांक जब सेम रहेगा, देखिए इसको एक परिभाषा के रूप में हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? कि
परमाणु भार यदि सेम रहता है, परमाणु भार सेम रहेगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग रहेगा तो वो हो गया समभारिक। और परमाणु क्रमांक सेम रहेगा और परमाणु भार यदि अलग अलग रहेगा तो वो हो गया समस्थानिक यानी कि आइसोटॉन्स। और यदि इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, दो तत्वों के बीच जो इलेक्ट्रॉन यदि सेम रहेंगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और यदि दो तत्वों के बीच का जो न्यूट्रॉन यदि सेम रहेगा तो वो क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। ठीक है, इसमें जो मेन पार्ट है इसको निकालने से, न्यूट्रॉन निकालने में, न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, A-Z, यानी भार में से हम लोग क्रमांक घटा देंगे या इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जो था वो आज का क्लास था। लगे बने रहिए गुलाब स्टडी के साथ, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, कोई तरह का अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, वीडियो को फिर से आप लोग स्टार्ट करके देख सकते हैं।